स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। तो इस वक्त प्रदेश की सबसे बड़ी खबर बनी हुई है एसीबी की कार्रवाई। थाना गाजी विधायक के जो दो बेटे हैं उन पर एसीबी ने शिकंजा कसा है। कुल 4 लोग ट्रैप हुए, जिसमें थाना गाजी विधायक कांति मीणा के दोनों बेटे भी शामिल हैं। देखिए, लगातार हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एक और अहम जानकारी जो फिलहाल सामने आ रही है, एसीबी के वेरिफिकेशन के दौरान यह अहम जानकारी सामने आई कि जिस पेंडिंग बिल की बात हो रही है, जिसकी एवज में रिश्वत ली गई थी, वो पेंडिंग बिल करीब 1 साल से पेंडिंग था। 26.5 लाख का भुगतान उस बिल का करीब 1 साल से पेंडिंग चल रहा था। और ऐसे में पहली किश्त में बिल पास करने की एवज में रिश्वत मांगी गई थी। करीब 14 लाख रुपयों का बिल पास करने की एवज में रिश्वत मांगी। बिल पास करने के लिए 5 लाख रुपए की रिश्वत ली गई। वेरिफिकेशन में और भी कई अहम सबूत एसीबी के हाथ लगे हैं। देखिए, इंतजार है इस बात का कि एसीबी के अधिकारी मीडिया से मुखातिब होंगे और इस केस के बारे में बताएंगे। लेकिन तब तक जो सूत्र जानकारियां दे रहे हैं और जो ठोस फैक्ट सामने आ रहे हैं, वो हम आपके बीच लेकर पहुंच रहे हैं। एसीबी की यह बड़ी कार्रवाई रही। रात के वक्त विधायक के बेटों को ट्रैप किया गया अलवर में। देखिए, 4 टीमें इस केस पर काम कर रही थीं। चलिए सीधा चलते हैं सहयोगी राकेश शर्मा के पास, जो इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। राकेश, आप कहां खड़े हैं, क्या तस्वीरें दिखा सकते हैं, क्या अपडेट्स हैं? बिल्कुल, देखिए स्वप्निल, इस वक्त तो उनको मेडिकल चेकअप के लिए अंदर ले जाया गया अस्पताल में। हम अस्पताल परिसर के बाहर खड़े हैं और चूंकि देर रात ये ट्रैप की कार्रवाई एसीबी ने की थी, इस पूरी कार्रवाई में एक बड़ा जो चौंकाने वाला खुलासा आया है वो ये सामने आया है कि जिस तरीके से जो जनता की सेवा करने के नाम पर जो विधायक हैं, सांसद हैं, वो जनप्रतिनिधि अपने आप को बताते हैं, लेकिन सपोर्ट पेश के पीछे किस तरीके का भ्रष्टाचार का खेल वो खेलते हैं। विधायक पुत्र 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए अगर गिरफ्तार होते हैं तो निश्चित तौर पर यह बड़ी शर्मनाक बात है जो राजनीतिक क्षेत्र के लिए और उन लोगों के लिए जो जनता की सेवा का दावा करते हैं। जनता के कामकाज के नाम पर 14 लाख रुपए के बिल में से अगर विधायक पुत्र 5 लाख रुपए की घूस ले रहे हैं तो आलम क्या होगा उस काम का, क्योंकि इसमें अभी अधिकारियों की घूस लेना बाकी है। जो ठेकेदार या फर्म काम करेगी वो भी अपनी कमाई करेगी। यानी 14 लाख के काम में से काम कितना सा होगा जनता का पैसा है, उसके साथ किस तरीके से लूट खसोट जो है की जा रही है। तो क्या अधिकारियों की मिलीभगत, विभागीय मिलीभगत, इसके भी संकेत मिल रहे हैं? बिल्कुल, चूंकि इसमें जो गिरफ्तारियां हुई हैं, एक विधायक पुत्र की गिरफ्तारी हुई है, एक प्रधान जो वहां का जो जनप्रतिनिधि होता है उस क्षेत्र का, उसके पुत्र की जयप्रकाश सिंह की भी गिरफ्तारी हुई है, लोकेश मीणा की गिरफ्तारी हुई है। इसके अलावा ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स जो है उस इलाके का, उसकी भी इसमें गिरफ्तारी बताई जा रही है। और भी गिरफ्तारियां इसमें होना बाकी है, क्योंकि 14 लाख रुपए के बिलों में से 5 लाख रुपए की घूस लेना एक विधायक पुत्र के द्वारा, इसके अलावा अब इनमें बीडीओ है या फिर जो दूसरे अधिकारी हैं उनका कमीशन क्या होगा, जो ठेकेदार है या फर्म जो काम करेगी 14 लाख रुपए में से जब 5 लाख इनको दे दिया और फिर अधिकारियों को भी देना है, जनप्रतिनिधियों को भी देना है, तो ठेकेदार अपनी भी कमाई करेगा। यानी 14 लाख रुपए में से जनता के हित का काम कितना हुआ, ये पूरे मामले की जांच अब एसीबी करेगी। और ये बहुत बड़ा गंभीर सवाल है, क्या ये अकेला ऐसा मामला था या ये जो विधायक पुत्र हैं, जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स हैं, जो प्रधान हैं, वो भ्रष्टाचार के ऐसे और भी मामलों में लिप्त हैं। इन तमाम पहलुओं की जांच एसीबी अब गहनता से कर रही है। चूंकि ठोस साक्ष्य एसीबी ने इस प्रकरण में जुटाए हैं। ट्रैप की कार्रवाई करने से पहले जो प्रमाण एसीबी को जुटाने थे वो उन्होंने जुटाए हैं। मेडिकल करवाया जा रहा है, इसका मतलब है कि जल्दी एसीबी कोर्ट में पेश कर इनकी रिमांड मांगेगी मोटे तौर पर। बिल्कुल स्वप्निल, आज चूंकि कोर्ट में पेश करने से पहले मेडिकल करवाया जाता है ताकि इनके स्वास्थ्य को लेकर कोई सवाल खड़ा ना हो। मेडिकल रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाएगी, उसके बाद जो है एसीबी इनका कोर्ट से रिमांड मांग सकती है, क्योंकि आगे की पूछताछ के लिए। और जो पूछताछ होनी है, जो इस केस के अलावा जो दूसरे केसेस हैं जो इस तरह के अगर सामने आए तो उनके बारे में भी एसीबी इनसे पूछताछ कर सकती है, इनसे जुड़े लोगों के बारे में भी पूछताछ हो सकती है। बिल्कुल। देखिए, अब सवाल ये बनता है कि क्या इनके पिता को, यानी एमएलए कांति मीणा को, इनके बारे में, इस तरह के गोरखधंधों के बारे में कोई जानकारी थी? क्या उनका किसी तरह का इन्वॉल्वमेंट था, या उनकी आंखों में धूल झोंक कर
उनकी ताकत का, उनकी रेपो का फायदा उठाकर ये दोनों इन कामों में लिप्त थे। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से एक विधायक होता है उसका अपने विधानसभा के क्षेत्र के कार्यों में पूरा दखल होता है। इसके अलावा वहां पर जितनी भी जो प्रशासनिक जो पद होते हैं वो विधायक के निवेदन पर ही सरकार द्वारा वहां लगाए जाते हैं। तो जो विधायक हैं थानागाजी के उस इलाके में, चूंकि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स भी इसमें फंसे हैं और जो प्रधान है, जिला प्रधान है, उनके पुत्र भी इसमें फंसे हैं, तो इस बात से अनभिज्ञता जाहिर नहीं कर सकते विधायक की उनको इसके बारे में जानकारी नहीं थी। उनके पुत्रों द्वारा जिस तरह का जो कार्य किया जा रहा है, 5 लाख रुपए की रिश्वत कोई खिलौना खरीदने की राशि नहीं है, एक बड़ी रकम होती है इतनी बड़ी घूस लेना। और निश्चित तौर पर क्या ये अकेला ऐसा मामला था या इसके अलावा विधायक पुत्रों ने ऐसे और भी कई कारनामे किए हैं, इन तमाम पहलुओं की जांच अभी होना बाकी है। लेकिन जो फाइलें हैं उस विधानसभा क्षेत्र की और उस इलाके की जो वीडियो है उससे संबंधित जुड़ी फाइलें हैं या फिर जो प्रधान है उसके कार्यों से जुड़ी फाइलें हैं, इन तमाम फाइलों को एसीबी ने अपनी उसमें ले लिया है, कब्जे में ले लिया है और अब इनकी इन्वेस्टिगेशन जो है गहनता से की जा रही है। निश्चित तौर पर इसमें बड़ी परतें और खुलना अभी बाकी है। क्या संकेत मिल रहे हैं इस मामले की मीडिया ब्रीफिंग एसीबी कब कर सकती है? क्योंकि देखिए बड़ा मामला है, हाई प्रोफाइल मामला है। जिस तरह से एसीबी ने कार्रवाई की और जिस तरह से एसीबी ने ट्रैप किया, उसमें इस बात का तो उन्होंने पूरी तरह से ख्याल रखा होगा कि चूंकि मामला एक विधायक से जुड़ रहा है, विधायक के बेटों से जुड़ रहा है, तो ऐसे में अपने पास सारे पुख्ता सबूत हो तभी हाथ डालें, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। इस बात के मद्देनजर ये एक हाई प्रोफाइल और एक बड़ा मामला हो जाता है। अब जब ये बड़ा मामला है तो जाहिर तौर पर एसीबी हो सकता है मीडिया से बातचीत करे, सवालों के जवाब भी दे और अपनी तरफ से पूरी कहानी भी बताए। तो क्या ऐसी कोई जानकारी मिल रही है? ऐसी मीडिया ब्रीफिंग कब हो सकती है? बिल्कुल, देखिए इस बारे में अभी एसीबी मुख्यालय ने कोई दिशा निर्देश नहीं दिए, ना ही कोई ऐसी जानकारी दी है। लेकिन चूंकि मामला बहुत हाई प्रोफाइल है और एक बहुत बड़ा स्कैंडल है, स्कैंडल एक एक्सपोज किया है, भ्रष्टाचार का एक नेटवर्क जो पकड़ा गया है, इसमें निश्चित तौर पर चूंकि ये जनता का पैसा था और जनप्रतिनिधि जो जनता के सेवक अपने आप को दावा करते हैं उनके द्वारा इसमें लूट खसोट की जा रही थी। तो जो एसीबी मुख्यालय इस बारे में निश्चित ही अपनी वो जारी करेगा। लेकिन चूंकि देर रात की कार्रवाई है, अभी जो लीगल प्रोसेस है उसको पूरा किया जा रहा है। अभी जो आरोपी हैं उनको अभी कोर्ट में पेश किया जाएगा, वहां से रिमांड मांगी जाएगी और रिमांड मिलने के बाद एसीबी इस पूरे मामले का पर्दाफाश कर सकती है। चूंकि अभी एसीबी जिन तथ्यों पर बात करेगी उन्हीं तथ्यों पर बात करेगी जिसमें ये लेन देन का काम हुआ है। जो इन्वेस्टिगेशन के अभी क्षेत्राधिकार में है उन मामलों पर अभी एसीबी नहीं बताएगी। लेकिन जैसा हमारी सूत्रों से बात हुई, उनका कहना है कि एक बहुत बड़ा एक नेक्सस बना हुआ था वहां पर, जो सरकारी पैसा था, जो जनता के कल्याण के लिए जो योजनाएं चल रही थी उनके लिए जो पैसा आता था उसमें बड़े पैमाने पर लूट खसोट हो रही थी। और ये 5 लाख वाला मामला अकेला नहीं था और पहला भी नहीं था, इससे पहले भी इस तरह के मामले हुए हैं। तो एसीबी अब इन तमाम पहलुओं की और इससे जुड़े हुए लोग हैं उनसे भी अब पूछताछ करेगी और अब ये कार्रवाई शुरू हुई है तो ये और भी आगे चलेगी। ये अब सवाल ये भी है, देखिए अगर किसी काम के लिए पैसा स्वीकृत हुआ है या जाना है तो उसके बिल पेंडिंग क्यों है, और वो भी इतने लंबे वक्त तक, मतलब 1 साल से बताया जा रहा है कि भाई भुगतान जो था वो पेंडिंग चल रहा था। तो क्या भ्रष्टाचार की वजह से ही इसका मतलब साफ है कि हर चीज़ का कमीशन कटा हुआ है और वो कमीशन बटेगा। तो ये जो कमीशन खोरी हो रही थी भ्रष्टाचार के नाम पर, आसानी से अगर हम समझना चाहें तो ये 1 साल की पेंडेंसी की कोई वजह होगी भी या बस यूं ही पेंडिंग था क्योंकि कमीशन नहीं आया अब तक, या बातचीत नहीं हुई? निश्चित स्वप्निल, अब तक जिस तरह की कार्रवाई हुई है, चाहे एसीबी की हुई है या सीबीआई की है, इनकम टैक्स की, ऐसे मामलों में अक्सर ऐसे बिलों को इसलिए लंबित करवा दिया जाता है जब तक कमीशन नहीं पहुंचता। इसमें अधिकारी भी शामिल होते हैं, इसमें जनप्रतिनिधि भी शामिल होते हैं कमीशनखोरी में। तो चूंकि 14 लाख में से 5 लाख की घूस लेना यानी 30% से ज़्यादा घूसखोरी तो सिर्फ विधायक पुत्रों द्वारा की जा रही है। तो अधिकारियों का और जो काम करने वाली फर्म है उनका कमीशन का आलम क्या होगा इसमें, और फिर जो पैसा लगा है उस पैसे से जनता का कितना कल्याण होगा। जो सरकार ने पैसा जनता के कल्याण के लिए दिया है, जो जनता के लिए योजनाएं बननी थी, उन योजनाओं का क्या हुआ। तो निश्चित तौर पर ये एक बहुत बड़ा एक नेक्सस है और ये जो लोग हैं कमीशनखोरी के लिए, दलाली के लिए इसी तरीके से बिलों को लंबे समय तक लटकाते हैं। जो फर्म हैं, जो ठेकेदार हैं, जो अधिकारी हैं, उनको बकायदा जो है अंदर ही अंदर कुछ
टॉर्चर करने के प्रयास भी किए जाते हैं, उनके कार्यों में रुकावट डाली जाती है, उनको दूसरे नए कार्य नहीं दिए जाते हैं। तो लेकिन राकेश, एक बात और मैं जोड़ना चाहता हूं, हालांकि मैंने इस बात को एक या दो बार और आज कहा है लाइव के दौरान या फोनों के दौरान कि हमारे जो सहयोगी हैं राकेश अलवर में, उन्होंने विधायक से बातचीत की। विधायक का ये कहना है कि नहीं, दरअसल हमने किसी को उधारी पैसा दिया था और वो उधार का पैसा लेने जा रहे थे, लेकिन यह भी समझना जरूरी है कि अगर एसीबी तक कोई बात पहुंची तो एसीपी उसका सत्यापन करने के बाद कार्रवाई करती है। तो वो एक थोथी दलील ज्यादा नजर आ रही थी कि बचाव के लिए रास्ता खोजा जा रहा है। इस संबंध में क्या और भी जानकारियां मिल रही हैं? बिल्कुल, देखिए स्वप्निल, जो एसीबी कार्रवाई करती है, एसीबी सीधा ट्रैप नहीं करती है, सबसे पहले पुष्टि करती है। पुष्टि के साथ साथ उसमें मांग को भी, किसके लिए मांग की गई है, क्या लेन देन का, व्यक्तिगत लेन देन का मामला है तो ट्रैप नहीं बनता है। लेकिन एसीबी पहले इस बात का सबूत लेती है कि जो लेन देन हुई है वो भ्रष्टाचार के रूप में हुई है, वो कमीशनखोरी के रूप में हुई है। ये एक भ्रष्टाचार का मामला है, ये लेन देन का मामला नहीं है। चूंकि एसीबी मुख्यालय पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहा था, एसीबी की जो स्पेशल यूनिट जयपुर से ट्रैप करने को गई थी, तो ये एक बड़ा चाहे विधायक अपनी तरफ से कोई भी सफाई दें या अपनी जनता को, अब चूंकि उन्हें जनता के पैसे से ये लूट हुई है तो जनता के सामने वो अपने आप को पाक साफ बता रहे हों। लेकिन जिस तरह की जो जांच हुई है, जांच एजेंसी ने जांच की है, उसमें कहीं भी विधायक पुत्र साफ नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि बकायदा कमीशन खोरी का ये खेल है, पैसे के लेन देन का खेल है। और जो देने वाला है वो भी निश्चित तौर पर, उसके भी जो फोन और उससे भी जो उसके जो सबूत एसीबी ने एकत्रित किए हैं, यानी लेन देन का मामला अगर इसको बनाने की कोशिश की जाती है तो हो सकता है कि जो एसीबी की कार्रवाई को गुमराह करने का एक नया जो है लीगली कोई एक्शन इनके ऊपर विधिवत कोई प्रक्रिया एसीबी और दर्ज करवाए। चूंकि एसीबी ने कार्रवाई से पहले ही तमाम साक्ष्य जुटाए थे और साक्ष्य जुटाने के बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। चलिए, शुक्रिया, आप नजर बनाए रखें राकेश। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला 3 दिवसीय कोटा दौरे पर हैं। शक्तिनगर में उनका कैंप कार्यालय है, जहां पर वो जन सुनवाई कर रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं अपनी समस्याओं को लेकर, अपने ज्ञापन लेकर। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला इनसे उनके ज्ञापन भी स्वीकार कर रहे हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सुन रहे हैं। देखिए, आज वो और भी कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे, लेकिन अमूमन जब वो कोटा में होते हैं तो वो अपने किसी भी दिन की शुरुआत जन सुनवाई से ही करते हैं। और इस जन सुनवाई में जिस तरह से लोगों का रेस्पॉन्स रहता है वो देखने लायक होता है। वैसे भी अगर आप ओम बिरला की शख्सियत से वाकिफ़ हैं तो ऐसा कहा जाता है कि अपने संसदीय क्षेत्र के व्यक्तियों और उनकी ज़िंदगी के ख़ास दिनों का उनके पास एक डेटा है, और समय समय पर किसी का जन्मदिन है तो यकायक सांसद ओम बिरला की ओर से उनके यहाँ कभी गुलदस्ता पहुंच जाता है, कभी विशेस पहुंचती हैं, मैसेजेस पहुंचते हैं। तो एक अपनापन जो ओम बिरला के साथ वहाँ के लोग महसूस करते हैं, उसकी तुलना अन्य जगहों से कर पाना बेहद मुश्किल है। ऐसे में लोग जन सुनवाई की खबर मिलते ही चले आते हैं। उन्हें इस बात का विश्वास रहता है कि कम से कम हमारी समस्याएं सुनी तो जाएंगी, क्योंकि कई जगह ऐसी होती हैं जहां पर समस्याओं को सुना भी नहीं जाता, ध्यान देना तो दूर की बात है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक समस्या आई, उससे जुड़ी किसी विषय में जानकारी की जरूरत थी तो वहाँ मौजूद अधिकारी से तट से पूछ लिया, और इस तरह से लोगों की समस्याओं का समाधान भी जिनका मौके पर ही हो सकता है हो जाता है, और जिसमें कुछ प्रक्रिया की जरूरत होती है तो उसमें आश्वासन दिया जाता है। लेकिन उसके बाद ओम बिरला ये मॉनिटर भी करते हैं कि आखिर कहां तक पहुंचा वो मामला जो उस दिन आपसे कहा गया था। बहरहाल, सहयोगी योगेश मेरे साथ हैं। योगेश, देखिए, लोकसभा स्पीकर की जन सुनवाई में लोगों की भीड़ कभी भी आश्चर्यचकित नहीं कर सकती। लोग उनसे जो अपनापन महसूस करते हैं, वैसे भी आम दिनों में भी वो उन्हें स्वतः विश्वास के साथ यहाँ तक लाता है कि भाई हम जाएंगे तो हमारी समस्याएं सुनी भी जाएंगी और उनका समाधान भी होगा। बिल्कुल आसिफ, निश्चित रूप से जो संसदीय क्षेत्र के लोग हैं उनका जो विश्वास है, जो भरोसा है, वो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पर लगातार बरकरार रहता है। और उसकी वजह यही होती है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अपने जितना भी बिजी शेड्यूल होता है, कितने भी वो बिजी रहें, लेकिन अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों के लिए वो लगातार समय निकालते रहते हैं। चाहे वो एक दिन के दौरे पर कोटा आए या 2 दिन के पर आए या 10 दिन के पर आए, रोजाना जितने दिन वो कोटा रहते हैं लगातार उनकी जनसुनवाई जारी रहती है। कैंप कार्यालय पर जो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हैं 10:30-11 बजे से जनसुनवाई शुरू कर देते हैं और ये जनसुनवाई लगभग पूरा दिन चलती है।
संसदीय क्षेत्र से अलग अलग इलाकों से लोग अपनी समस्याएं लेकर के स्पीकर बिरला के पास पहुंचते हैं और अपनी समस्याएं उनको बताते हैं, और उतनी ही तत्परता से स्पीकर बिरला उनकी समस्याएं सुनते भी हैं और उनका निस्तारण भी करते हैं। तुरंत अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है, जो समस्या तुरंत सॉर्ट आउट करने वाली होती है उन्हें तुरंत प्रभाव से उनका जो है रास्ता निकाला जाता है, और जो जिनमें थोड़ा समय लगने वाला होता है उनके लिए थोड़ा सा समय मांगा जाता है। और बकायदा पूरा जो कैंप कार्यालय का स्टाफ है वो पूरा मॉनिटरिंग करता है कि जिन जिन कार्यों का लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आश्वासन दिया है वो कहां तक पहुंचे हैं, और जैसे ही वो काम कंप्लीट हो जाता है वैसे ही फरियादी को बता दिया जाता है कि आपका काम हो गया है। और निश्चित रूप से जो ये पूरा कार्य है, इसमें जो विश्वास है वो जो जनता का है वो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के ऊपर लगातार बरकरार रहता है, और लगातार कैंप कार्यालय में लोगों की भीड़ इसी तरह से दिखती है जैसे कि तस्वीरों में नजर आ रही है। ये भीड़ सुबह 8 बजे से ही कैंप कार्यालय पर जुटना शुरू हो जाती है और देर शाम तक ये भीड़ लगातार रहती है, क्योंकि सबको ये पता होता है कि स्पीकर बिरला कोटा में है और निश्चित रूप से जो उनके अटके हुए काम है वो स्पीकर बिरला को बताएंगे और वो पूरे हो जाएंगे। आशीष जी, योगेश, देखिए, बहुत ये बातें अमूमन चुनावों में के आसपास आती है किसी भी कद्दावर शख्सियतों को लेकर, लेकिन फिर भी साल भर इस तरह की बातों को याद रखने में कोई बुराई नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि ओम बिरला के पास उनके संसदीय क्षेत्र के हर एक व्यक्ति का डेटा है, जिसमें वो उनके ज़िंदगी के खास दिनों को भी सहेज कर रखते हैं। समय समय पर उन खास दिनों पर उनकी तरफ से मैसेजेस भी या गुलदस्ते भी पहुंचाए जाते हैं। मतलब वो उन्हें कितनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाए, लेकिन उनका एक अपनापन जो लोगों के साथ है या जो सीधा जुड़ाव है कि आप हमारे परिवार का ही हिस्सा है वाला, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जनसुनवाई में आए कई लोगों को तो वो ऐसे ही पहचान लेते होंगे। बिल्कुल, क्योंकि जो स्पीकर बिरला हैं ये उनके नेचर में शामिल है, और जब से वो राजनीति में उन्होंने कदम रखा तब से उन्होंने जिन जिन लोगों के साथ वो रहे, जिन जिन लोगों को वो जानते गए, हर एक शख्स का उनको याद रहता है, बाय नेम वो उसे जानते हैं और तुरंत पहचान भी लेते हैं। आपको ये भी बता दें कि स्पीकर बिरला आज लोकसभा अध्यक्ष हैं, लेकिन जब भी वो कोटा के किसी गांव में भी जाते हैं वहां वो लोकसभा अध्यक्ष नहीं होते। वहां उन्हें उनके जो गांव के लोग हैं वो उन्हें अपने परिवार का सदस्य ही मानते हैं। कोई भी शख्स वहां जाने के बाद उनसे मिल सकता है, उनसे बात कर सकता है। जी, शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। चलिए बढ़ेंगे आगे। झुंझुनू की बगड़ पुलिस ने पुहानिया हत्याकांड के 5000 के इनामी बदमाश समेत जयवीर गैंग के 3 लोगों को गिरफ्तार किया। तीनों आरोपियों से पूछताछ के दौरान पुलिस को अहम जानकारी मिली। पुलिस जयवीर की गिरफ्तारी के लिए भी दबिश दे रही है। पिछले दिनों पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष राकेश झाझड़िया की हत्या मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही बगड़ पुलिस ने जयपुर में सिरसी रोड पर छापा मारा। तीनों आरोपी पकड़े गए। उनके आपराधिक रिकॉर्ड के मुताबिक जो है जिनकी एचएस नहीं खुली हुई है इनकी भी एचएस खोली जाएगी, जिससे भविष्य में और बेहतर निगरानी इन पर की जा सके। फिलहाल कोई हथियार बरामद नहीं हुआ है, लेकिन पूछताछ और अनुसंधान जारी है। भविष्य में यदि इस प्रकार की कोई भी उपलब्धि होती है तो साझा की जाएगी। बात कोटा की आवारा कुत्तों का आतंक है। हाल यह है कि 24 घंटों के भीतर 30 से ज्यादा लोगों को कुत्तों ने काटा, उन्हें घायल किया। खातौली सीएचसी में कई घायलों का उपचार चल रहा है, जबकि 2 जिनकी हालत गंभीर है उन्हें कोटा अस्पताल में रेफर किया गया। डॉग्स को पकड़ने के भी हालांकि कहा जा रहा है कि काफी प्रयास हुए, लेकिन जो लोग पकड़ने जाते हैं उन पर भी कुत्ते हमला कर देते हैं, उन्हें घायल कर देते हैं। सीएचसी अस्पताल के डॉक्टर मुकेश बेबर ने बताया कि खातौली कस्बे के लोग लगातार डॉग बाइट के शिकार होते हैं और अस्पताल पहुंचते हैं। देखा गया है कि डॉग के हमले के घाव 1 इंच से भी गहरे हो जाते हैं कई बार। इसमें ये भी जानकारी मिल रही है कि 2 लोग ऐसे हैं जिन्हें कोटा भी रेफर करना पड़ा। कोटा अस्पताल। ये गांव किसका है? ये गांव माता जी, ये जो गांव है आपके, ये किस चीज का गांव, ये गांव किसका है? ये गांव मैं मंदिर जा रहा था तो वहाँ रास्ते में उसने मेरे को पहले तो हाथ पकड़ा, फिर हाथ छुड़ाने की कोशिश की, फिर पैर पकड़ लिया घुटने। पैर पकड़ी।
तो अब तक कितने लोगों को मतलब खा चुकी है मतलब? अभी तक 30 लोगों को लमसम उसने काट लिया है। 30 लोगों को? हाँ। आ रहे हैं लगातार चल रहे हैं अभी यहाँ पर सीसी खातौली पर। अभी टोटल लगभग 24 को अपन ट्रीट कर चुके हैं। कुछ जो सीवियर थे उनको अपन आगे सीरम के लिए कोटा मेडिकल कॉलेज में रेफर किया जा सकता है। बीकानेर के खाजूवाला से बड़ी खबर। खाजूवाला में शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई। 5 गांव में दबिशें दी गई, छापे मारे गए। हथकढ़ शराब के खिलाफ ये कार्रवाई रही। आबकारी विभाग और पूगल पुलिस ने मिलकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। इस कार्रवाई के दौरान 900 लीटर लाहन को नष्ट किया गया और 16 लीटर हथकढ़ शराब जब्त की गई। ये 5 लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज किया गया है। हालांकि अभी तक गिरफ्तारियां नहीं हुई हैं, किसी को हिरासत में नहीं लिया गया, लेकिन 5 नाम ऐसे सामने आए हैं जिनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। चूरू जिले की तारानगर तहसील में पुलिस थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर छात्रों के 2 गुटों में लाठी डंडे चले, लेकिन मामले से पुलिस अनभिज्ञ रही। लाठी डंडे ईंटों से मारपीट होती रही, लेकिन पुलिस अनभिज्ञ रही। आधा दर्जन के करीब छात्रों को चोटें भी आई, लेकिन पुलिस अनभिज्ञ रही। घटना के दौरान एक बारगी लोगों में दहशत भी फैली। मारपीट की इस घटना का करीब 58 सेकंड का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर इस तरह की मारपीट कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़ा करती है। चूरू में नाबालिग से दुष्कर्म की खबर है। आरोपी ने होटल में वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित हनुमानगढ़ जिले की बताई जा रही है। पीड़ित ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करवाया। आईपीसी पॉक्सो एक्ट में एफआईआर हुई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। हनुमानगढ़ जिले के एक गांव की 16 वर्षीय नाबालिग के साथ चूरू रेलवे स्टेशन के सामने एक होटल में दुष्कर्म की वारदात हुई। नाबालिग लड़की की रिपोर्ट पर शुक्रवार देर शाम महिला थाने में आरोपी के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ। महिला थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर पीड़ित का मेडिकल करवाया। उम्र 16 साल 9 मास है, जिसने एक लिखित रिपोर्ट दी है, जो अपने चाचा के साथ आई है, जिसका रिपोर्ट में ये कहना है कि कल रात को 22/9/2022 को रात्रि को श्रीनाथ होटल जो चूरू में है, उसे हम रात को रुके थे। रात को मेरा सर दर्द हो रहा था, तो मैंने गोली के लिए होटल मालिक से कहा, तो वहाँ एक लड़का था, उसने कहा चलो पास वाले कमरे में चलते हैं, वहाँ आपको गोली दे देता हूँ। पास वाले कमरे में ले जाकर दुष्कर्म किया। प्रदेश में पिछले कई दिनों से हो रही बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं। कई मार्ग बंद हो चुके हैं। कई गांव कस्बे टापू बने हुए हैं। वहीं जल भराव के चलते भी कई जगह हालात बिगड़े हैं। देखिए, बाराकोटा की तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। खासकर 12 से आज सुर्खियां बटोर रही तस्वीरें सामने आई है। तो कोटा की स्थिति जान लीजिए। यहां खातौली की पार्वती नदी में पानी की आवक जारी है। इससे पुलिया पर करीब 6 फीट पानी चल रहा है। करीब 30 घंटे से स्टेट हाईवे 70 कोटा श्योपुर राजमार्ग अवरुद्ध है। राजस्थान का मध्य प्रदेश से पूरी तरह संपर्क कट चुका है। 2 राज्यों के बीच सेतु बनने वाली पार्वती नदी ने राह रोक रखी है। एमपी में जो बारिश का असर है वो यहां दिखाई दे रहा है। और देखिए, 12 में जोरदार बारिश की वजह से नदी नालों में उफान है और इस बीच किस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं वो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। कई इलाकों में सड़क से संपर्क टूट चुका है। नदी नालों को पार करने के लिए लोग जान जोखिम में डाल रहे हैं। एक तस्वीर देखिए, बाइक है और बाइक आगे बढ़ रही है, लेकिन बाइक चल नहीं रही है, उठाई गई है और उस पर महिला बैठी हुई है, महिला सवार है और लोगों के कंधों पर इस बाइक के जरिए महिला ये नदी नाला क्रॉस कर रही है। चेराखाड़ी की नदी उफान आने के बाद कुछ लोगों ने मोटरसाइकिल को कंधों पर रखा, फिर महिला से भी कहा आप भी बैठ जाइए। महिला बैठ गई और इस तरह नदी की पुलिया को पार करवाया गया। दंपत्ति को बाइक से चेराखेड़ी गांव जाना था। ऐसे में नदी की पुलिया पर 2 फीट से अधिक की चादर थी।
बाइक के साथ दंपत्ति को भी नदी पार करानी थी। ऐसे में बाइक को कंधों पर उठाकर और उसके ऊपर महिला को बिठाकर ग्रामीणों ने पुलिया पार करवाई। और 12 की एक और तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर। थाने में पानी है या पानी में थाना, कहना मुश्किल। छिपा बड़ौद क्षेत्र में हालात बिगड़े हुए हैं। पुलिस थाना परिसर 2-2 फीट से अधिक पानी यहां भर गया है। पुलिस कर्मियों को रिकॉर्ड बचाने के लिए भारी मशक्कत करनी पड़ रही है। पिछले 5 दिनों से दौसा में कभी बूंदाबांदी कभी तेज बारिश का दौर दिख रहा है। किसानों को भारी नुकसान हुआ है। दौसा जिले में वर्तमान में करीब 70% किसानों की फसल खेतों में है। बारिश आने से किसानों की फसल खेतों में ही भीग चुकी है। किसान पिछले कुछ दिनों से बाजरे की कटाई कर रहे थे। ऐसे में कटी हुई फसल खेतों में पड़ी है और धूप लगने का इंतजार हो रहा है, लेकिन तभी बारिश कहर बनकर बरसी। किसान अब सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। खबर जयपुर के पावटा से। आपराधिक वारदातें थम नहीं रहीं। बीती रात चोर इंदिरा रसोई के बाहर खड़ी एक बाइक चुरा ले गए। वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। फुटेज में एक चोर बाइक चोरी कर ले जाता दिखाई दे रहा है। पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। सीसीटीवी कैमरे के फुटेजेस पुलिस खंगाल रही है। फुटेज में एक चोर बाइक चोरी करता दिखाई दे रहा है। इस पर पुलिस ने क्षेत्र में नाकाबंदी करवाई और चोर की तलाश शुरू की। तो तस्वीरें देखिए आप। अंधेरे का वक्त था, सुनसान सड़क, चोर आया और बाइक लेकर चंपत हो गया। वैसे उसे कुछ खास हड़बड़ी भी नहीं थी, यानी इस इलाके की उसने अच्छी खासी रैकी कर रखी थी और पुलिस गश्त को लेकर कंफ्यूजन की स्थिति है। क्या उसे ये जानकारी थी कि पुलिस गश्त किस वक्त किस तरफ गाड़ियों का ट्रेंड रहता है, पुलिस की गश्ती दल कहाँ से निकलता है, कब कब कहाँ से निकलता है, या फिर अगर ये स्थिति से वाकिफ नहीं था तो फिर आखिर उसके इत्मीनान के पीछे वजह क्या हो सकती है, सिवाय इसके कि कानून व्यवस्था से उसको जरा भी डर नहीं लगता। इसके नंबर है आगे थोड़ा SN 9593। उसको कल रात को 8 बजे के आसपास इंदिरा रसोई के सामने से कोई उठा के ले गया। मालूम कैसे चला चोरी को? जैसे मैं 5 बजे अंदर से बाहर आया तो देखा तो गाड़ी नहीं थी और पुलिस की गाड़ी गश्त करती हुई जा रही थी। मैंने दिलीप जी को फ़ोन किया, उनको बुलाया मौके पे और कैमरे चेक करवा के उनको